सभी को नमस्कार। जैसा कि हम लोग सी टेट का PYQ कर रहे हैं, तो आज हम लोग 11 जनवरी 2022 को आयोजित परीक्षा का PYQ करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल, फिर करेंगे इस पर हम विस्तृत चर्चा। चलिए, पहला सवाल कहता है कि राघव के पास 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं। इनके पास 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं। यदि उनके पास सिक्कों की संख्या 30 है और उनके धनराशि 195 रुपए है, तो 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों की संख्या क्रमशः क्या है। चलिए, इनके पास देखिए 5 रुपये के और 10 रुपए के 30 सिक्के हैं और इनकी धनराशि 195 रुपए है। तो कितनी 5 रुपए का नोट है, सिक्के हैं, और कितने 10 के सिक्के हैं। चलिए, कुल 30 है। कुल जो सिक्के हैं वो 30 है। यदि हम आपसे पूछे राम और श्याम दोनों मिला के कुल 30 रुपये है, जैसे मान लीजिए 5 और 10 के सिक्कों 30 है ना, उसी तर्ज पे हम आपसे पूछे कि राम और श्याम के पास 30 रुपये है। राम के पास 12 रुपये हैं, तो श्याम के पास कितने हैं? 18 होगा। कैसे होगा? तो कुल में से राम का घटा देंगे, यानी कि 18। यानी राम के पास 12 और श्याम के पास 18। कैसे प्राप्त किए हम लोग? तो कुल में से एक का माइनस कर देंगे, दूसरा निकल जाएगा। तो यदि मान लीजिए राम का x रहता, x रुपये है, तो श्याम का कितना होता? तो 30 में से x को माइनस कर देते, मतलब एक का माइनस कर देंगे, कुल में से दूसरा आ जाएगा। तो यहां 5 और 10 के सिक्के हैं, किसी एक को x मान लेना है। 5 के सिक्के को x मानना है या 10 के सिक्के को x मानना है, आप किसी को भी मान सकते हैं। तो हम 5 को मान के सवाल सॉल्व करते हैं। लिखेंगे, माना कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, माना कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या x है। क्या है? x है। मान लीजिए 5 रुपए का सिक्का जो है ना 3 गो है, तो कितना रुपया हुआ, कितना राशि हुआ? दोनों गुना हो जाएगा ना। 5 रुपए का 8 है, तो 5 गुना 8 यानी 40 रुपये हुआ, कुल राशि 40 हुआ। तो 5 रुपए का सिक्का x है, x कुछ भी हो सकता है, तो राशि कितना होगा? पचटकिया x बार में है, तो 5 गुना x यानी 5x राशि हुआ। अब लिखेंगे पुनः 10 रुपये के सिक्कों की संख्या। 10 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगा? तो कुल 30 है, उस 30 में से 5 रुपए के सिक्के का संख्या घटा देंगे, हो गया। जैसे यहां पे किए थे, कुल में से एक को माइनस दूसरा आ गया था, तो कुल 30 है, इसको हम x मान लिए, तो ये कितना होगा? तो 30 में से इसको घटा देंगे, तो राशि कितना हो जाएगा? 10 टकिया इतना, यदि 10 टकिया 3 गो रहे तो 3 से गुना हो जाएगा, 30 रुपया हुआ राशि। तो उसी तरीका से 10 टकिया इतना है, तो कुल राशि 10 गुना इतना हो जाएगा, 30 माइनस x। क्लियर है? समझ गए? अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। दोनों राशि को जोड़ते हैं तो 195 रुपया है। यानी एक राशि है 5x, दूसरी राशि है 10 गुना 30 माइनस x। दोनों राशि को जोड़ के 195 रुपये है। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे। 5 गुना x 5x प्लस 10 से इस पूरे में गुना है, एक बार इसको इससे गुना होगा, एक बार इसको इससे गुना होगा। तो इसको इससे गुना कीजिए, तो पहले चिन्ह गुना होता है, ये प्लस में और ये प्लस में, तो प्लस 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 होता है। 10 गुना 30। अब इसको इससे गुना करेंगे, ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस 10 गुना x बराबर 195 अभी लिख दीजिए। अब ध्यान से देखिए, 5x प्लस 10 गुना 30 यानी 300 माइनस 10 गुना x 10x बराबर 195। अब आप क्या कीजिए, x वाले को एक तरफ रखिए, संख्या को एक तरफ कर दीजिए। तो यहां संख्या है, इसको उधर संख्या तरफ कर देंगे, इधर हो जाएगा 5x, यहां है माइनस 10x, इधर 195 है। ये जो संख्या है प्लस में, उस साइड ले जाएंगे, तो प्लस जब जाता है दूसरे साइड तो माइनस हो जाता है। ये हो गया आपको 300। तो यहाँ पे एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो अलग अलग चिन्ह जब होता है तो जिसमें जो घटे घटा देना चाहिए। 10 में से 5 घटा देंगे 5x, और जिसमें से घटाते हैं उसका चिन्ह हो जाता है। यहां भी देखिए एक प्लस में और एक माइनस में है, जिसमें जो घटे घटा दीजिए। तो 300 में से 195 घटेगा, ये आपको हो जाएगा 105।
300 में से 100 905, और जिसमें से घटा है उसका चिन्ह हो जाएगा। अब इस तरीका से आप x का मान निकालिएगा, तो यहाँ 5 जो है बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुना में है। यहाँ पर 5x गुना में है, 5 गुना x करके 5x प्राप्त होता है, यानी बीच में गुना का चिन्ह छिपा हुआ है। -5 को उधर भेजेंगे तो इधर 105 है, यहाँ -5 गुना में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 एकम 5, 21 पंचे 105। यानी कि ध्यान से देखिएगा, x बराबर आपको आ गया 21/1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब x का मान आपको 21 आ गया। यानी कि x किसको माने थे हम, 5 रुपए के सिक्के को x माने थे, यानी कि x का मान 21 आ गया है, यानी पष्टकिया 21 को है, ठीक है ना। तो पष्टकिया 21 को है तो लिखेंगे अतः 5 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर क्या, x, और x का मान भी हमें प्राप्त हो चुका है 21 है। 21 जब पष्टकिया, 10 टकिया कितना होगा, 10 रुपये के सिक्के, 10 रुपये के सिक्के कितना है, 30 माइनस x, 30 माइनस x का मान कितना है, बिल्कुल सही 21 है, यानी 9। यानी कि 5 रुपये का 21 सिक्का है और 10 रुपये का 9 सिक्का है। आपको कह रहा है कि 5 और 10, तो 5 का 21, 10 का 9, यही आपका आंसर हो गया। तो आपको क्रमशः कह रहा है, तो क्रम में पहले 5 का फिर 10 का, तो 5 का 21, 10 का 9, 21 और 9, 21 और 9 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 में है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, ठीक है ना। देख लीजिए 21 पंचे 105, 10 9 90, 195 हो गया ना। तो इस तरीका से 5 रुपए के सिक्के 21 आ गया, 10 रुपए के सिक्के 9 आ गया, यानी कि आपको 21 और 9 ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा, परीक्षा में जब इस टाइप का सवाल पूछ दे तो सिर्फ गुना भाग कीजिएगा, और नहीं समझ में आवे तो ऐसा कीजिएगा, जैसे 25 और 5 है ना, 25 और 5 है, तो 25 को 5 टकिया, 5 को 10 टकिया जोड़ लीजिएगा, 25 पंचे 125, 10 पंचे 50, कितना हो गया, 175 हुआ। देख लीजिएगा जहाँ 195 होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। शॉर्टकट विधि है ये, लेकिन पहले आप लॉन्ग कट जानिए तब शॉर्टकट पे ध्यान दीजिएगा, है ना। यहाँ जैसे 20 5 टकिया, 20 पंचे 100, 10 10 टकिया 100, तो 100 100 200 हो जाता है, हमको 195 ही चाहिए। इस पर 21 पंचे 105, 9 पंचे 21 पंचे 105, 10 9 90, 195 ये पूछ जाता है। यहाँ देखिए 15 15 है, 15 पंचे 75 और 150, 225 हो जाता है, ये बिल्कुल सही है। आप इस तरीका से भी कर सकते हैं शॉर्टकट विधि में, यदि 2 ही सिक्का का बात चले तब, ठीक है। और ये तो हम बता ही दिए आपको, नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए अगला सवाल कहता है कि नरेश अपनी कक्षा का दृष्टिबाधित विद्यार्थी है, वह त्रिआयामी डी आकारों को छूकर उनके किनारों, कोनों और फलकों को पहचानता है और गिनता है। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने किनारे, कितने कोण और कितने फलक यानी सतह होंगे। त्रिभुजाकार प्रिज्म जो होता है वो इस तरीके का होता है, ऐसा होता है, इधर से त्रिभुज होता है और इसके बाद इधर से भी त्रिभुजाकार ही होता है। इस तरीके का त्रिभुजाकार प्रिज्म होता है। इसमें 2 त्रिभुजाकार आकृति होता है, एक इधर से और एक इधर से त्रिभुजाकार प्रिज्म होता है, और एक नीचे से आयताकार, एक इधर से आयताकार, एक उधर से आयताकार, यानी इसमें 2 त्रिभुजाकार आकृति होता है, 2 त्रिभुजाकार और 3 आयताकार होता है। ये एकदम समझ लीजिए तो इस तरीके का होता है। ये मान लीजिए, ये देखिए, ये एक आयताकार तो ये है नीचे में, ठीक है, एक आयताकार तो ये है नीचे में, और इसके ऊपर 2 आयताकार इस तरीका से प्रिज्म होता है। ये है आपको त्रिभुजाकार प्रिज्म। ये आयताकार और नीचे से आयताकार, 3 आयताकार सतह हो गया, फलक हो गया, एक त्रिभुजाकार इधर से ढका हुआ रहता है और एक इधर से त्रिभुजाकार, तो 2 त्रिभुजाकार। इसमें गिनती क्या कर रहा है, किनारे, कोण कितने हैं, एक कोण किनारे 2, इधर से 3, 1 2 3 हो गया। फिर देखिए 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 इसमें किनारे हैं। इसमें किनारे कितने हैं, 9,
कोण, देखिए एक कोण, दो कोण, तीन कोण, चार, पांच, छह कोने हैं। सतह तो आपको बता ही दिए, दोनों तरफ से दो त्रिभुजाकार और तीन आयताकार, तो तीन दो पांच इनका सतह होता है, यानी फलक होता है। तो किनारे 6, कोने नहीं, किनारे 9, कोने 6, फलक 5, तो किनारे 9 कोने यहीं पे है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल, बिल्कुल आसान सवाल। कहता है, आपसे कहा जा रहा है कि इस आयत का क्षेत्रफल बताइए जिसकी लंबाई 122 सेंटीमीटर और चौड़ाई 55 सेंटीमीटर है। मान लीजिए ये आयताकार है, ये आयत है, इसकी लंबाई 122 सेंटीमीटर है और चौड़ाई आपको 55 सेमी है। इस कितना क्षेत्र फैला हुआ है, क्षेत्रफल एरिया, यानी कितना एरिया कोई ढकले है, कितना क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है ना, इसका सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लिखेंगे आयत की लंबाई 122 सेंटीमीटर, 122 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई 55 सेंटीमीटर और आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, क्या होता है, बिल्कुल सही, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई आपको 122 सेंटीमीटर है, चौड़ाई आपको 55 सेंटीमीटर है। 122 गुना 55 कर लीजिएगा, 122 गुना 55, 2 पंजे 10, हासिल है 2 पंजे 10, 11 का 1 हासिल है, 1 पंजे 5 1, 6, 6 से 10, फिर यहाँ अब इस 500 को इस 500 को छोड़ देंगे, फिर आपको यही आ जाएगा 67 से 10, इसको इससे गुना कर दीजिए, 67 से 10, सेमी को सेमी से गुना कर दीजिए, सेमी गुना सेमी, है ना, यानी 67 से 10, सेमी गुना सेमी, यानी सेमी पर पावर, सेमी 2 में पावर 2, और आप जान लीजिए पावर 2 को वर्ग बोलते हैं, यानी इसको आप वर्ग सेमी बोलिएगा। हम बताते हैं कि किसी का क्षेत्रफल जो आता है वो वर्ग इकाई में आता है। 67 से 10 वर्ग सेमी, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं, क्षेत्रफल मांग रहा था, कितना ये क्षेत्र फैला हुआ है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, गुना कर दिए, सेमी गुना सेमी, सेमी स्क्वायर हुआ, स्क्वायर को वर्ग बोलते हैं, वर्ग सेमी हो गया। ऑप्शन नंबर 2 मिल गया, बिल्कुल सही। इससे सवाल को, ऐसे सवाल को 122 गुना 55 करना है परीक्षा में, और क्षेत्रफल है तो वर्ग लगा देना है, और सेमी, वर्ग सेमी, 67 से 10 वर्ग सेमी, गुना भाग करना सिर्फ परीक्षा में, इतना लिखना नहीं है। चलिए अगला सवाल कहता है कि रहनुमा माचिस की तीलियों से विभिन्न बहुभुज बनाता है ना, और चांद की यानी प्रोटेक्टर की सहायता से उसके अंतः कोणों को मापता है। वह तीलियों से एक त्रिभुज बनाते हैं, फिर एक और तीली लगा के उसको चतुर्भुज बनाती है, फिर एक तीली लगाकर उसको पंचभुज बनाती है। इन आकृतियों के आधार पर आप क्या कह सकते हैं, किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों योगफल 360 होता है, किसी चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग त्रिभुज के अंतः कोणों का 3 गुना होता है। जब भुजाओं की संख्या बढ़ती है तो बहुभुज के अंतः कोणों की माप बढ़ता है, जब भुजाओं की संख्या बढ़ती है तो बहुभुज के अंतः कोणों की माप का योग घटता है, माप का योग घटता है। चलिए हम पहले बहुभुज समझ लेते हैं। बहुभुज क्या होता है, बहुभुज क्या है, बहु मतलब बहुत, भुज मतलब भुजा। तो 3 या 3 से अधिक भुजाएं जब मिलती है आपस में तो जो बंद आकृति बनती है, 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक रेखाखंड या तीली यहाँ पे लिया है, जगह तीली लिया है, 3 या 3 से अधिक रेखाखंड जब मिलती है तो उससे जो बंद आकृति बनता है, उससे जो बंद आकृति बनता है वही त्रिभुज, वही बहुभुज है। जैसे 2 तीली से कोई आकृति संभव नहीं है, कम से कम 3 चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर 3 आकृति, 3 माचिस की तीली मिलाकर त्रिभुज बनाया, इसमें एक और बढ़ा दिया, चतुर्भुज बन गया, एक और बढ़ा दिया, पंचभुज हो गया, ठीक है ना। इसी तरीका से एक और बढ़ा दिया, षष्ठभुज बन गया। इसको बोलेंगे त्रिभुज, इसको बोलेंगे चतुर्भुज, इसको बोलेंगे पंचभुज, इसी तरह से बोलेंगे षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, ऐसे बढ़ेगा। चलिए यहां पे हम एक चीज गिनती करेंगे, तीली कितना लगा, यानी रेखाखंड संख्या कितनी है। तो n इसमें 3 गो है, n इसमें 4 गो है, n इसमें 5 गो है, n इसमें 6 गो है। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए,
इनके अंदर के सभी कोण को जोड़िए, ये कोण, ये कोण, ये कोण, कोई भी त्रिभुज हो, कोई भी चतुर्भुज हो, चाहे वर्ग हो, आयत हो, समलंब हो, उसके चारों कोण को जोड़ेंगे। यहाँ पे इनके पांचों कोण को जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसके 6 कोण को जोड़ेंगे, ठीक है। तो कितना कितना माप आएगा इसको हम लोगों को देखना है, ठीक है। इसका एक सूत्र होता है, अंतः कोणों का योगफल का सूत्र होता है, अंतः कोणों का योगफल, अंतः कोणों का योगफल का सूत्र होता है। क्या होता सूत्र? n-2 गुना 180 डिग्री। देखिए n मतलब कितना इसमें रेखाखंड है, 1 2 3, या कितना, इसको तीली मान लीजिए, अभी सवाल में तीली समझ लीजिए, सब तीली है, माचिस की तीली है। यहाँ n कितना है? 3। तो यहां हम लिखेंगे n-2, n के जगह n-2 गुना 180 डिग्री। n का मान कितना? 3 घटा 2 गुना 180 डिग्री, 3 में से 2 गया 1 गुना 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री होगा। किसी भी त्रिभुज के अंतः तीनों कोणों योगफल 180 डिग्री होगा। यहां देखते हैं n-2 गुना 180 डिग्री, n का मान कितना दिया है? 4, माफ करेंगे आप लोग, 4 घटा 2 गुना 180 डिग्री, 4 में से 2 गया 2 गुना 180 डिग्री, यानी कि 360 डिग्री होगा यहाँ के चारों कोणों का योगफल। यहाँ लिखेंगे n-2 गुना 180 डिग्री, n का मान 5 घटा 2 गुना 180 डिग्री, यानी कि 5 में से 2 गया 3 गुना 180 डिग्री, यानी ये हो गया 540 डिग्री। यहाँ n-2 गुना 180 डिग्री करेंगे, n का मान 6, यानी 6 तीली घटा 2 गुना 180 डिग्री, यानी 4 गुना 180 डिग्री, यानी 720 डिग्री। देखिए 3 तीली था तो अंदर के तीनों कोणों में 180 डिग्री था। एक तीली बना, चतुर्भुज बना, तो उसके अंदर के चारों कोणों पर 360 डिग्री हुआ। एक तीली फिर बढ़ाया, पंचभुज हुआ, तो उसके अंदर के अंतर मतलब अंदर, अंतर कोण योगफल 540 हुआ। फिर एक तीली बढ़ाया तो 720। तीली बढ़ते जाता है, उसके अंदर के सभी अंतर कोण का मान भी बढ़ते जाता है। इस तरीका से आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। जब भुजाओं की संख्या बढ़ती है तो बहुभुज के अंतर कोण का माप का योग बढ़ता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180, चतुर्भुज कोई भी है, आयत, वर्ग, समलंब कुछ भी है 360, है ना। पंचभुज कोई भी है, अंदर के सभी कोणों का योगफल 540, षष्ठभुज है 720। इस तरीका से जब हम आगे बढ़ेंगे, षष्ठभुज का सप्तभुज पर जब जाएंगे तो वहां आपको हो जाएगा 900 डिग्री, है ना। इसी तरीका से हम आगे बढ़ते जाते हैं तो कोण जो है अंतः कोण योगफल बढ़ते जाता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक ऑप्शन दिया हुआ है, किसी भी बहुभुज के अंतः कोण का योगफल 360 होता है। ऐसा नहीं 180, 360, 560 बनकर होता है। लेकिन एक चीज आज आपको बता देते हैं, हम आपको कंफ्यूजन में डालना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। लेकिन जान लीजिए अंतः कोण में ही ऐसा होता है, ठीक है ना। जब बाह्य कोण की बात आएगी, ये सवाल पूछता नहीं है परीक्षा में, बहुत कम संभावना है। बाह्य कोणों का जब योगफल पूछेगा कहीं पर, तो कोई भी हो, अंतः का तो बढ़ता है, संख्या बढ़ता है, बाह्य कोण कोई भी हो, त्रिभुज का हो, चतुर्भुज का हो, पंचभुज का हो, षष्ठभुज का, बाह्य मतलब बाहर से जो कोण बना, ये यहाँ पर ये कोण, यहाँ पे ये कोण, यहाँ पे ये कोण, यहाँ पर ये कोण, यहाँ पर ये कोण, यहाँ पर ये पूछता नहीं है परीक्षा में, यदा कदा कभी कभी पूछ देता है, ठीक है ना। तो कोई भी हो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, सबका 360 होता है। ये आपको वही कंफ्यूजन में डालने के लिए किया था, लेकिन अंतः कोण में ऐसा नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ बाह्य कोण में होता है। एकदम दिमाग में रखिए, बाहर की बात आएगी तो सबका 360, अंदर की बात आएगी, अंतः कोण की बात आएगी, तो जैसे ही भुजा बढ़ेगा उसके सभी अंतः कोण का मान बढ़ेगा। ये हम आपको कंफ्यूजन में नहीं डाल रहे हैं, ये बाह्य कोण किसी का पूछे उसके लिए सिर्फ, ठीक है ना। प्रत्येक का 360 होता है, अंतः कोण सबका अलग अलग होता है। संख्या बढ़ेगी भुजाओं की तो अंतः कोण का योग भी बढ़ेगा, ठीक है ना। ये रेयरली पूछता है, और इसी चीज से आपको कंफ्यूजन डालने के लिए आपको ये कहा था, इसलिए मैं चर्चा कर दिया सिर्फ, ठीक है। इस चीज को साइड करके इस चीज को समझ लीजिए, नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
देखिए अगला सवाल बिल्कुल आसान, कहता है मैं सैकड़े के आधे से ज्यादा हूं। सैकड़े मतलब 100 का आधा, यानी 2 भाग कीजिए, यानी कि 50 से ज्यादा है, 50 से ज्यादा है। मैं 5 दहाई से अधिक और 6 दहाई से कम हूं। 5 दहाई यानी कि 5 दहाई मतलब 10, 50 से लेके 6 दहाई से कम, 6 गुने 10 यानी कि 60। मतलब मैं सैकड़े के आधे से ज्यादा हूं, यानी 50 से ज्यादा भी हूं। सैकड़े का आधा 50 से ज्यादा हूं, 5 दहाई से अधिक और 6 दहाई से कम हूं, यानी 10 पचे 50 और 10 छक्के 60 के बीच का मैं संख्या हूं। और देख लीजिए 50 और 60 के बीच में क्या सब आता है, 51 आता है, 52 आता है, 53 आता है, 54 आता है, 55 आता है, 56 आता है, 57 आता है, 58 आता है और 59 आता है। और अब क्या कह रहा है, मेरी इकाई का अंक, ये इकाई ये दहाई, ये इकाई ये दहाई, कहता है मेरी इकाई का अंक जो है ना वो दहाई के अंक से 3 कम है। दहाई के अंक में से 3 घटाइए, कितना हो गया 2, यानी हर जगह 5 ही है। इसका मतलब हुआ कि इकाई का अंक जो है, इकाई का जो अंक है वो दहाई से 3 कम है। तो दहाई तो यहां हर जगह 5 ही है, उसमें से 3 कम कीजिए, यानी इकाई का अंक कौन हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी दहाई का अंक 5, इकाई का अंक 2, यानी कि 10 पचे 50 2 52 वो संख्या है। घटाइए, 5 में से 2 गया 3, यहां तो 4 हो जाएगा, यहां पे 2 होगा, ध्यान दीजिएगा। 5 में से 3 यहां 2 बचेगा। कहता है कि 3 घटाना है तो 5 में से 3 लेके तो 2 बचेगा, यहाँ तो 2 ही घटता है, यहाँ पर 1 घटता है, यहाँ बराबर ही है, यहाँ उल्टा हो जाता है, उल्टे घट जाता है। यानी कि मेरी इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 कम है। ये इकाई का अंक जो है ना इससे 3 कम होना चाहिए। 5 में से 3 गया 2, ये संख्या है। यहाँ पर तो 5 में से 2 ही अंतर है, यहाँ 3 अंतर होना चाहिए। तो 5 में से 2 गया 3, 3 का यहाँ अंतर, यानी वो संख्या 52 है। आप इस पर आराम से आंसर कर दीजिए, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। बहुत आसान सवाल है, ठीक है ना, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बस एक लाइन ध्यान रखिएगा, इकाई का अंक, इकाई का अंक जो है ना वो दहाई से 3 कम है, यानी 5 में से 3 गया 2। आप 58 पे कंफ्यूजन, यहाँ उल्टा है, यहां जो है ना दहाई का अंक इकाई से ही 3 कम है, ऐसा नहीं कह रहा। यहां कह रहा है मेरी इकाई का अंक, यानी इकाई का अंक जो है ना ये 2, वो दहाई से 3 कम है, यानी 5 से 3 कम, इससे 3 कम, इससे 3 कम होना चाहिए, यहां तो उल्टे है, इसी से ये 3 कम है। तो दहाई का अंक जो है इससे 3 कम करेंगे तब इकाई का अंक है, यानी इकाई का अंक दहाई से 3 कम है, 52 होगा, है ना। 58 पे कभी कंफ्यूजन मत जाइएगा, क्या कह रहा है उसी को देखना है, ठीक है ना। स्पष्ट कह रहा है मेरे इकाई का अंक, यानी कि इकाई का अंक दहाई से 3 कम है, तो दहाई से 3 कम, 5 में से 3 दो 52 वो संख्या है। बहुत आसान सवाल है, नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि शादी कितनी दूरी तय करेगा यदि वह एक आयताकार पार्क, पार्क कैसा है आयताकार पार्क के 5 चक्कर, कितने चक्कर 5 चक्कर लगाता है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 60 मीटर और 40 मीटर है। क्रमशः का अर्थ हुआ कि पहले लंबाई है तो पहले लंबाई का मान, फिर और तो और, फिर चौड़ाई तो चौड़ाई का मान। देखिए शादी एक आयताकार पार्क है, उसकी लंबाई चौड़ाई दिया हुआ, उसका 5 चक्कर लगाता है, ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन देखिए बिल्कुल आसान है। मान लीजिए ये आयताकार पार्क है, इसकी लंबाई 60 मीटर, चौड़ाई 40 मीटर है। यहां से ये चलना शुरू करता है, यहां आता है, फिर यहां आता है, फिर यहां आता है, यानी कुल 1 चक्कर लगा लेता है, यानी कि परिसीमा पर 1 चक्कर लगाता है। यानी ये आयत का क्या हुआ परिमिति हुआ, यानी परिसीमा हुआ, या इसको परिमाप कहते हैं या सीमा कहते हैं, चारों इसी का नाम है। तो 1 चक्कर लगाता है तो कितना लिखेंगे, आयताकार पार्क, आयताकार पार्क की लंबाई कितना दिया हुआ है 60 मीटर, आयताकार पार्क की चौड़ाई कितना दिया हुआ है 40 मीटर। अब देखिए परिमिति है तो इसका सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। इससे पहले इसका क्षेत्रफल भी आया था, कितना फैला हुआ भाग है, अंतर यही है कितना फैला हुआ भाग है क्षेत्रफल।
इसके चारों तरफ की दूरी परिमिति, परिसीमा, परिमाप, सीमा कहलाता है। लिखेंगे इसीलिए आयताकार पार्क की एक चक्कर यानी परिसीमा बराबर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। एक चक्कर लगाए यानी इसके परिसीमा को तय किए, परिसीमा है ना, परिसीमा, परिमिति, परिमाप, सीमा एक ही होता है। 2 इंटू, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुना छिपा हुआ है। लंबाई कितना दिया हुआ है 60 मीटर, प्लस चौड़ाई कितना दिया हुआ है 40 मीटर। यहाँ देखिए 2 गुना 60 40 दोनों जुटेगा तो 100 मीटर हो जाएगा। 2 गुना, अब इसको हटाएंगे, 2 गुना 100 मीटर यानी कि 200 मीटर हो गया। कब, जब एक चक्कर लगाया तब। तो एक चक्कर, चूंकि एक चक्कर में 200 मीटर दूरी तय करता है, इसीलिए 5 चक्कर में एक से बढ़ रहा है 5 तो 5 से गुना हो जाएगा इसमें, 5 गुना 200 मीटर, 2 पंचे 10 और उसके 2 शून्य, इतना मीटर, 1000 मीटर दूरी तय करेगा। और आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो आप इस 1000 मीटर को 1 किलोमीटर भी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब। अब परीक्षा में वो क्या करना है, परिसीमा का सूत्र लगाना है, 2 इंटू लंबाई जो चौड़ाई, 60 40 100 गुना 2 यानी एक चक्कर में 200, 5 चक्कर लगाता है, 2 पंचे 10 यानी 1000 मीटर हुआ। 1000 मीटर को हम कहते हैं 1 किलोमीटर, तुरंत टिक मार देना है। ठीक है ना, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये तो हम समझने के लिए करते हैं। ठीक है ना, परीक्षा में आपको सिर्फ गुना भाग कर लेना है, किसको किससे गुना, किसको किससे भाग करना है, वो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हम इतना लिखते हैं। परीक्षा में आपको सिर्फ गुना भाग करके निकाल लेना है। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है कि रानी का स्कूल उसके घर से 6 किलोमीटर, यानी रानी का ये घर है, ये इनका विद्यालय स्कूल है। तो रानी का स्कूल उसके घर से 6 किलोमीटर और 375 मीटर है। ठीक है, 1 किलोमीटर 95 मीटर पैदल जाती है, यहां से ये पैदल चलती है 1 किलोमीटर, ठीक है ना, और 95 मीटर पैदल चलती है, और शेष बस द्वारा करती है, और यहां से ये बस पकड़ के निकल जाती है, स्कूल पहुंच जाती है। वह बस से कितनी दूरी तय करती है, कहता है कि बस से कितनी दूरी तय की, यहां से यहां की दूरी कितना है, तो कुल में से इसको माइनस कर देंगे, वो निकल जाएगा। ठीक है ना, देखिए सॉल्यूशन इसका लिखेंगे, कुल दूरी लिख सकते हैं इसको आप, घर से विद्यालय की दूरी, घर से स्कूल की कुल दूरी कितना है 6 किलोमीटर 375 मीटर। चूंकि आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो ये है किमी में, ये है मीटर में, दोनों को एक कर लीजिए, 6 किमी रहने दीजिए, इसको बदल लीजिए किलोमीटर में, तो इसको जब 1000 से भाग कर दीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा, बिल्कुल सही किलोमीटर। अब दोनों हो गया किलोमीटर में, जोड़ दीजिए 6 किलोमीटर प्लस 3 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, 5 7 3 के बाद दशमलव, नहीं कुछ शून्य दे दीजिए, इतना किलोमीटर, दोनों को जोड़ दीजिए। और हम बताए हैं कि किसी भी संख्या के अंतिम में दशमलव छिपा रहता है, मान लीजिए 6 दशमलव छिपा हुआ है, दशमलव दीजिए, यहाँ 0 यहाँ 3 यहाँ 7 यहाँ 5, जोड़ दीजिए 6 दशमलव, ये हो गया आपको 6.375, दोनों किलोमीटर बन गया था, इतना किलोमीटर है। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे पैदल तय दूरी 1 किलोमीटर और 95 मीटर, हम मीटर बोल रहे हैं किलोमीटर में, तो 1000 से भाग करना पड़ेगा। 1 किलोमीटर प्लस 95 में आप 1000 से भाग कर दीजिए, ये मीटर था, 1000 से भाग किए, क्या बन गया किलोमीटर। अब दोनों हो गए किलोमीटर, लिखेंगे 1 किलोमीटर प्लस, यहाँ 1 पर 3 शून्य है, तो 3 अंक के बाद दशमलव बैठेगा, पहला 5 दूसरा 9 तीसरा अंक तो है नहीं, शून्य दे देंगे, यहाँ दशमलव बैठेगा,
खाली है शून्य दे दीजिए। इतना क्या हो गया किलोमीटर। दोनों को जोड़िए, एक के अंत में किसी भी संख्या में दशमलव छिपा रहता है, तो यहाँ छिपा हुआ मान लीजिए, ये दशमलव नीचे दशमलव जाएगा, यहाँ इधर शून्य, इधर 0.95, जोड़िए दोनों को, 590.1, यानी ये हो गया आपको 1.095 किलोमीटर लिखेंगे। इसलिए बस द्वारा तय दूरी, बस द्वारा तय दूरी, बस द्वारा तय दूरी, कुल में से इसको माइनस कर दीजिए, 6.375 माइनस 1.095 माइनस कर दीजिए, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 6.375 1.095, 5 में से 5 गया शून्य, 7 में से 9 घटेगा नहीं, यहां से लेंगे 2 बचेगा, 10 17 में से 9 गया 8, यहां बचा 2, ठीक है ना, 6 में से गया 5, यानी ये आपको हो गया 5.280 किलोमीटर। दशमलव से पहले पूरी पूरी संख्या होती है, यहां लिखा हुआ किलोमीटर, इसका मतलब हुआ ये 5 किलोमीटर है और ये 280 मीटर है। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। अब देखिए, अब एक आप सवाल कर सकते हैं कि सर इतना क्यों किए। अब आप कहते कि सर सिंपली 6 किलोमीटर लिख देते, 6 किमी 375 मीटर लिख देते, अब माइनस कर देते 1 और माइनस 95 कर देते। ऐसा यदि आप करते तो ये 5 17 में 7 में 2 13 में 4, ये आपको आ जाता 5 4 25 आ जाता। ये आप गलती कर बैठते, आप ऑप्शन ये मार देते। आपको कंफ्यूजन में डालने के लिए 95 दिया गया है। 95 जो है ना, 1000 में 3 शून्य होता है, यानी 3 स्थान पर 95 लिखना है, 95 यहां होगा, यहां आप लिख देते। कंफ्यूजन में आपको डालने के लिए आप गलती कर बैठते। देखिए यहां समझिए, आप क्या करते, 6 3 7 5 यहां लिखते किलोमीटर, यहां लिखते मीटर, इसमें से माइनस कर देते आप 1.95, 1 यहां दे देते किलोमीटर और 95 आप यहां देके माइनस कर देते, यही ना करते, 1 देते यहां देते 95 माइनस कर देते, जो आपका बिल्कुल गलत हो जाता। यहाँ 3 स्थान का बोध है, 3 स्थान पर 95 लिखना है, तो ऐसे नहीं होगा, 0.95 होगा। उसी चीज को दिखाने के लिए हमने इतना प्रोसेस किया, अब जाके आपका सही उत्तर आया। यदि आप ऐसे माइनस करते तो आप इसको टिक मार देते, ठीक है ना, गलत आपका हो जाता, आपका सही ये है, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लगा आसान सवाल है, लेकिन इसमें पेच छिपा हुआ था। नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। समझ गए ना, 95 यहां लिख देते आप लोग, यहां लिख देते तब माइनस कर देते, ऐसा नहीं होता है ना। 3 शून्य है पर, तो 3 अंक पर हमको 95 ऐसे लिखा जाता। उसी चीज को दिखाने के लिए हम इतना किए। आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इस सवाल को, कहता है यदि एक वर्ग की भुजा को आधा कर दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो बच्चे क्या करते हैं, अच्छा आधा हो गया है तो परिमाप भी आधा हो जाएगा और क्षेत्रफल भी आधा हो जाएगा, मार दो आधा मार दो, ऐसा नहीं होता है। देखिए वर्ग, जिस समय हम वर्ग मान लीजिए ये वर्ग है, ठीक है, इसकी भुजा मान लीजिए x है, भुजा क्या है x मान लीजिए, तो जो है इसका जो है क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, भुजा गुना भुजा, यानी x गुना x कितना हो गया, x स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। अब परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 4 गुना भुजा, यानी 4 गुना x, यानी ये होगा आपको 4x। ये कब होता है, जबकि भुजा को आधा नहीं किए हैं, ठीक है ना। और जब आधा कर देंगे, देखिए ये आधा कर दिए भुजा को, ये आधा था, ये x था, इसका आधा कितना हो जाएगा, 2 भाग में बांट दीजिए, x/2 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 x/2, आधा कर दिए हैं। तो अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा गुना भुजा ही होगा ना क्षेत्रफल, भुजा है x/2 गुना x/2, कितना हो गया, x गुना x स्क्वायर, 2 गुना 2 कितना हो गया 4। पहले जिस समय आधा नहीं किया तो पूरा भुजा था, तो इसका क्षेत्रफल x स्क्वायर था, जब आधा कर दिए हैं तो ये हो गया x²/4। परिमाप क्या होगा, परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा, तो 4 भुजा यहां आधा है, x/2 है, 2 का 2 2 दूनी 4, ये 2x, क्या हो गया 2x। ध्यान से देखिए, अब जिस समय हम पूरा भुजा था ये x² था, ठीक है,
और जब आधा कर दिए तो x स्क्वायर बटे 4 हो गया। जब परिमाप निकाले तो जिस समय पूरा था तो 4x था, और जब आधा किए तो 2x आ गया। अब समझिए, यहां पहले परिमाप को देखना है। परिमाप क्या होता है, 4x था जिस समय पूरा था, और जबकि हम आधा किए तो 2x हो गया, यानी 4x का आधा हो जाता है। यानी परिमाप जो है वो यहां देखिए, पहले ये जो है आधा हो जाता है, ये क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। क्षेत्रफल क्या होता है, एक्स स्क्वायर था, और जब आधा करके देखे तो बट्टे 4, यानी कि 4 भाग में बट गया, यानी क्षेत्रफल 1/4 में बट गया, क्षेत्रफल 1/4 में बट गया। तो पहले परिमाप देखे, जिस समय पूरा पूरा भुजा था 4x आया, भुजा का माप x लिए थे, उसी को आधा किया 2, आधा मतलब बटे 2 होता है। तो परिमाप जो है 4x, आधा वाला में जब निकाले परिमाप तो 2x, यानी आधा हो गया, यानी परिमाप आधा। क्षेत्रफल में क्या हुआ था, क्षेत्रफल यहां देखिए, पहले यहां देखे अब यहां देखिए। क्षेत्रफल जिस समय पूरा पूरा था तो एक्स स्क्वायर था, आधा कर दिए तो एक्स बटे 4 आ गया, यानी कि जितना था उसका 4 भाग हो गया, यानी कि 1/4 इसको बोलेंगे। यहाँ पे नहीं कुछ तो 1 छिपा हुआ है, 1/4 हो गया, क्षेत्रफल 1/4 हो गया। तो आधा और 1/4 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। ठीक है ना, लगभग मेरी बात को आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, मुझे कंसेप्ट क्लियर करके बताना होता है, इसलिए मेरा क्लास थोड़ा सा लंबा हो जाता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको कंसेप्ट क्लियर करना है तो आप लंबा क्लास के लिए, हम बोलते हैं ना, हम शॉर्ट वीडियो में बोले हैं कि थोड़ा वक्त लगेगा, संघर्ष जरूर सफल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास यहीं तक। आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं आप लोगों को अगले क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद, आदाब।